देखिए, आपने वो पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था? आपने पढ़ लिया था कि कोशिका ट्रोफोप्लाज्म पढ़ लिया था। ट्रोफोप्लाज्म चल रहा था अपने, और अपने कोशिका द्रव्य चल रहा था। तो कोशिका द्रव्य के दो भाग थे, एक तो हाइलोप्लाज्म, एक ट्रोफोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म तक आपने लिख लिया था। अब इसके बाद अपन लिखते हैं कोशिकांग, क्योंकि ट्रोफोप्लाज्म के अंदर ही तो पाए जाएंगे। तो कोशिकांग क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं जीवित संरचनाएं होती है, उपापचय रूप से सक्रिय संरचनाएं होती है ना, और जीवित संरचनाएं होती है, उनको बोलते हैं कोशिकांग, है ना। तो टॉपिक डालो कोशिकांग। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, है ना। कोशिकांग कोशिका के द्रव्य के अंदर पाई जाने वाली जीवित और सक्रिय उपापचय रूप से सक्रिय संरचनाओं को क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। सारे कोशिकांग पढ़ेंगे, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, है ना, केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम, सारे कोशिकांग पढ़ेंगे, है ना। लिखो, इसकी परिभाषा लिख लो। कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली जीवित सक्रिय जीवित उपापचयी सक्रिय संरचनाएं जीवित होती है ना, उपापचय रूप से सक्रिय होती है, एक्टिव होती है ना। ऐसी संरचना क्या कहलाती है? कोशिकांग कहलाती है। कोशिकांग कहलाती है। कोशिकांग कहलाती है। मतलब कोशिका द्रव्य में जो छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाएगी, ऐसी संरचनाएं जो जीवित होगी, है ना, जो जीवित होगी और सक्रिय होगी, उपापचय रूप से सक्रिय होगी, ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी संरचनाएं क्या कहलाती है? कोशिकांग कहलाती है। तो अब सबसे पहले अपन कोशिकांग चालू करते हैं, है ना। कौन क्रम वाइज पढ़ेंगे इनको, जिसमें फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, कोशिकांग खत्म होती है ना। तो पढ़ते हैं, उतार लो इसको। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। कोशिका द्रव्य के दो भाग होते हैं। क्या होते हैं? एक तो हाइलोप्लाज्म, एक ट्रोफोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। तो अपन पहला कोशिकांग चालू कर रहे हैं, है ना। और ये आप चलो लिखो, इसको देखते लिख दो। माइटोकॉन्ड्रिया पहला है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, देखो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स आता है, चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो, है ना, कोई सा भी कंपटीशन हो। इस चैप्टर से कोशिका का शक्ति ग्रह किसे बोलते हैं? शक्ति ग्रह, पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? कोशिका का शक्ति घर किसे बोलते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है एग्जाम में कि मतलब इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही यही आया हुआ है, ये वाली क्वेश्चन आया है इस पूरे चैप्टर से। जितने भी कंपटीशन है सब में कोशिका का शक्ति घर किसे बोलते हैं? शक्ति घर है, पावर हाउस है ना, क्योंकि यहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के रूप में। एटीपी एक ऊर्जा के पैकेट होते हैं छोटे छोटे, तो एटीपी के रूप में मतलब यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है। कोशिका को ऊर्जा यही प्रदान करता है ना। शक्ति यहाँ अपने शरीर में शक्ति कहाँ पे बनती है? कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है ना। तो इसको अपन लिखते हैं, इसकी लिखते हैं खोज किसने की, है ना। फिर लिखेंगे अपने इसके उपनाम क्या क्या है, इसको और किन किन नामों से जाना जाता है ना। इसके बाद अपन इसकी संरचना भी लिखेंगे, इसका चित्र भी बनाएंगे, है ना। और इसकी किसमें कितनी संख्या पाई जाती है, कभी कभी संख्या भी पूछ लेता
है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कौन से जीव में कितनी होती है, सबसे ज़्यादा संख्या कौन से जीव में होती है, सबसे कम संख्या कौन से जीव में होती है ना। तो अपन लिखते हैं, सबसे पहले खोज लिखेंगे, फिर उपनाम लिखेंगे, इसके जो कि अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, फिर संरचना भी लिखेंगे और संख्या भी लिखेंगे, और इसके कार्य भी अपन संरचना के साथ ही पढ़ लेंगे, अलग से भी देख लेंगे होगा तो लिख पढ़ते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज की थी सबसे पहले, खोज डालो आप, खोज माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग, देखो खोज का इतना, ये फ्लेमिंग वाला इतना क्वेश्चन नहीं आता, इसका क्वेश्चन आता है माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, ये क्वेश्चन आता है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, ये दिया था बेंडा ने, सी बेंडा ने, ये क्वेश्चन इसमें ये मतलब इसकी खोज का ना किसने खोज की ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये नाम किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, खोज किसने की, फ्लेमिंग ने की, है ना, फ्लेमिंग की। इसके बाद अगला पॉइंट है इसका कि नाम, माइटोकॉन्ड्रिया नाम, डायरेक्ट लिख लो, चलो लाइन लिख ही दिया तो फिर लिखो, माइटोकॉन्ड्रिया नाम या शब्द, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द या नाम एक ही बात है, ये किसने दिया, सी बेंडा ने। सी, आपको तो वहाँ बेंडा दिख जाएगा, ये बेंडा ध्यान रखना आप, बेंडा ध्यान रखना, बेंडा ने दिया, है ना। अल्टमान एक वैज्ञानिक था, इसने इसको क्या नाम दिया, है ना। देखो खोज वाला जो नाम है ना, खोज किसने की, ये खोज फ्लेमिंग ने की, लेकिन ये क्वेश्चन ना के बराबरी चांसेस क्या आने के चांस है यहाँ से, तो या तो बेंडा इसके, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया नाम के, इसका इंपॉर्टेंट भी लगा लेना, ये आता है कई बार एग्जाम में, किसने दिया, बेंडा दिख जाएगा आपको परीक्षा में, है ना। इसके अलावा अल्टमान ने, ये भी अच्छा है, अल्टमान ने क्या नाम दिया इसको, अल्टमान ने इसे क्या कहा, बायोप्लास्ट कहा, बायोप्लास्ट नाम दिया, बायोप्लास्ट कहा, है ना, बायोप्लास्ट। अल्टमान ने क्या कहा इसको, अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया, क्या कहा, बायोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया बेंडा ने, खोज की थी फ्लेमिंग ने, है ना। अब देखो इसके अलावा एक था, माइटोकॉन्ड्रिया में एक संरचना पाई जाती है, उंगलियों के समान संरचना पाई जाती है, जिसे बोलते हैं क्रिस्टी, है ना। उन पर कण पाए जाते हैं, F1 कण, उनकी खोज की थी फर्नांडिस मोरेन। इसमें आएगा अपने, बाकी आगे लिख लेंगे, अभी तो चलो यही ठीक है ना। एफ मिवीज ने इसे, किसे, ये इसे कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। एफ मिवीज ने इसे पादपों में प्रेक्षित किया, पादपों में मतलब प्लांट्स में, पादपों में प्रेक्षित किया, ये है इसकी खोज हो गई भी, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, फ्लेमिंग ने की, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की फ्लेमिंग ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया, बेंडा ने, सी बेंडा ने, है ना। अल्टमान ने इसे मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा। बायोप्लास्ट शब्द किसने दिया, बायोप्लास्ट शब्द दिया था अल्टमान ने। माइटोकॉन्ड्रिया को पादपों में किसने प्रेक्षित किया, किसने देखा, पादपों में माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा, एफ मिवीज ने, है ना। तो आप इसको चाहे तो छोटी ऐसे लिख लो, चाहे बड़ी लिख लो, एक ही बात है। वैसे तो बड़ी भी आ जाती है, छोटी भी आ जाती है, आपके उसके ऊपर है, पेपर बनाने वाले के ऊपर।
एपमीवीज, है ना। स्पेलिंग तो MEVES है ना, MEVES। अब इसके अन्य नाम, किस अन्य नाम है, उपनाम क्या है इसके, है ना। सब नेम या मतलब उपनाम इसके क्या हैं, अन्य नाम क्या है, अदर नेम इसके क्या क्या हैं, वो लिख लेते हैं अपन। तो इसको लिखो अन्य नाम। माइटोकॉन्ड्रिया के अन्य नाम या उपनाम। माइटोकॉन्ड्रिया के उपनाम क्या क्या हैं, तो देखो, एक तो इसको बोलते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह, लिख लो पहले। पहला इसका नाम है कोशिका का शक्ति ग्रह। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस या शक्ति घर, सबका मतलब एक ही है, शक्ति घर या ऊर्जा घर। कोशिका का है सब कुछ, है ना। कोशिका के बाद से कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति घर, कोशिका का ऊर्जा घर। मतलब ऊर्जा यही बनाता है। ऊर्जा कहाँ पे बनती है, यहीं पे बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ATP के रूप में बनती है। ATP ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, है ना। तो ATP, कैपिटल A कैपिटल T कैपिटल P, ATP, है ना। तो ATP के रूप में बनती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम्स में, बहुत ज़्यादा आता है ना। पूरे चैप्टर में, कोशिका वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कोई सा भी कंपटीशन हो, है ना। तो इसका एक अन्य नाम ये है, उपनाम ये है। दूसरा इसका उपनाम है कोशिका का शक्ति ग्रह, अर्ध स्वायत्त अंग। अर्ध स्वायत्त कोशिकाओं, अर्ध स्वायत्त अंग बोल दो। अर्ध स्वायत्त अंग होता है सेमी, इंग्लिश में बोलेंगे इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन। ये खुद के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में DNA पाया जाता है, देखो, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम भी पाया जाता है और DNA भी पाया जाता है। अब DNA तो केंद्रक में भी पाया जाता है। तो एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है यहाँ से कि DNA किस में नहीं पाया जाता, कौन से कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो एक तो केंद्रक में पाया जाएगा, है ना। केंद्रक के अंदर ही तो गुणसूत्र होते हैं, है ना। गुणसूत्र पर क्या बने होते, उपस्थित होते जीन, है ना। तो वो काहे के बने होते DNA के। तो केंद्रक के अंदर तो DNA पाया ही जाएगा, है ना। उसके बाद इसमें भी DNA पाया जाता है ना। तो इसको लिख लिया अपन ने, क्योंकि ये रेप्लिकेशन कर सकता है ना। इसके अंदर राइबोसोम भी पाया जाता है जो प्रोटीन संश्लेषण बना सकता है, ये, है ना। तो अर्धस्वायत्त अंग बोलते हैं इसको। तीसरा इसका नाम है सार्कोसोम। चौथा इसका नाम है कॉन्ड्रियोसोम। सार्कोसोम, कॉन्ड्रियोसोम। तो ये इसके उपनाम है। माइटोकॉन्ड्रिया के अन्य नाम क्या क्या है, कोशिका का शक्ति ग्रह, क्योंकि यहाँ पे शक्ति का उत्पादन होता है ना, ATP के रूप में। कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति घर, कोशिका का ऊर्जा घर। तो इसको किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। अर्धस्वायत्त अंग, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का DNA होता है, इसलिए इसको अर्धस्वायत्त अंग बोलते हैं। DNA केंद्रक में बताए, माइटोकॉन्ड्रिया में बताए, है ना। इसके अलावा सार्कोसोम भी बोलते हैं इसको, और इसको कॉन्ड्रियोसोम भी बोलते हैं, है ना। तो एक बार फिर से समझ लो कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं अपन। पहला कोशिका अंग अपना, कोशिका के अंदर जो जीवित संरचनाएं पाई जाती है उनको बोलते हैं कोशिका अंग, है ना। कोशिका द्रव्य में जो जीवित संरचनाएं पाई जाती है, पहला कोशिका अंग अपना माइटोकॉन्ड्रिया, है ना।
ये इसकी खोज की थी फ्लेमिंग ने। इस माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने, वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टमान ने इसको क्या कहा? बायोप्लास्ट कहा। बायोप्लास्ट शब्द किसने दिया? अल्टमान ने। एफ मेवीज ने इसको क्या कहा? इसे पादपों में प्रेक्षित किया। प्रेक्षित का मतलब है ऑब्जर्व करना, है ना। पादपों में ऑब्जर्व किसने किया? एफ मेवीज ने। ऑब्जर्व है ना। ऑब्जर्व किया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अन्य नाम क्या क्या हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के उपनाम क्या हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को किस नामों से जाना जाता है। तो इसकी अदर नाम क्या क्या है? अदर नेम, कोशिका का शक्तिग्रह बोलते हैं। पहला तो ये है, कोशिका का शक्तिग्रह बोलते हैं इसको। दूसरा अर्धस्वायत्त अंग है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है ना। तीसरा है सार्कोसोम भी बोलते हैं। और चौथा है इसको कॉन्ड्रियोसोम। तो इसको उतार लीजिए। अब इसकी पढ़ेंगे अपन संख्या। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किस में कितनी होती है? चलो संख्या भी लिख लो। जगह है क्या अपने पास? जगह तो नहीं है। इसको उतार लो, फिर इसकी संख्या भी लिख देंगे और संरचना भी बना लेंगे, संरचना चित्र बना लेंगे, है ना। तो इसको उतार लो आप कॉपी में। देखो, इसकी खोज हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज पढ़ लिया अपन ने इसकी पढ़ ली। इसके अन्य नाम, उपनाम पढ़ लिए, है ना। अब इसकी संख्या पढ़ेंगे और संरचना पढ़ेंगे। संरचना का चित्र बना लेंगे, है ना, चित्र को समझ लेंगे। तो पहले आप माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पढ़ लेते हैं अपन। डालो संख्या। भाई माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें कम मात्रा में पाया जाता है। सबसे कम किसमें पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे ज़्यादा किसमें पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। सामान्य कोशिका में कितने मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया? एक जनरल नॉर्मली जो कोशिका होती है ना, उसमें कितने मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया? तो ये पढ़ता अपन। तो देखो, सामान्य कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? सामान्य कोशिका में सामान्य रूप से सामान्यतया, कुछ भी लिख लो यार। सामान्य कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? 1000 से 1600 के बीच होती है। 1000 से 1600, 1000 से 1600, मतलब 1000 से 1600, मतलब 1000 से 1600, है ना, के बीच होती है सामान्य कोशिका में। अब एक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूनतम संख्या किसे मिलती है? देखो, एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रति कोशिका किसमें मिलेगी? मतलब एक कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रति कोशिका किस में पाई जाएगी? एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रति कोशिका का मतलब है एक माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका में मिलता है। मतलब उसकी एक कोशिका में केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। तो किस में पाया जाएगा? अगला पॉइंट यही है, एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रति कोशिका किस में मिलेगा? स्पोरोजोइट में। स्पोरोजोइट, है ना। स्पोरोजोइट ये प्लाज्मोडियम में होता है ना। तीसरा है स्पोरोजोइट, उसमें होता है मादा एनोफिलीज में, है ना। मादा एनोफिलीज मच्छर होती है, उसमें अवस्था होती है, संक्रमण अवस्था होती है ना। तो ये स्पोरोजोइट में मिलती है एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रति कोशिका। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। सर्वाधिक संख्या देखो,
इसकी सर्वाधिक संख्या मिलती है 5 लाख से, नहीं ये देखो 50,000 से 5 लाख, ये किस में मिलती है? 50,000 से 5 लाख, ये किस में मिलती है? यह संख्या चेओस अमीबा में मिलती है। चेओस एक अमीबा है, अमीबा का नाम है। चेओस अमीबा में पाए जाते हैं। अमीबा में पाई जाती है ना। 50,000 से 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया, यह संख्या चेओस अमीबा में पाई जाती है। मतलब 50,000 से 5 लाख के बीच माइटोकॉन्ड्रिया चेओस अमीबा में मिलेंगे। इसके अलावा एक तो ये हो गया, एक है 5 लाख से 10 लाख माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। है ना। तो यह किस में पाए जाते हैं? 5 लाख से 10 लाख माइटोकॉन्ड्रिया किस में मिलेंगे? एक तो मिलेंगे आपको पक्षियों की उड़न पेशी में, पक्षियों की उड़न पेशी में। इसका नाम ऐसे भी आता है उड्डयन पेशी में, उड्डयन पेशी, उड्डयन पेशी में। और एक और में है हृदय का जो मध्य स्तर होता है अपना, हृदय मतलब जहाँ हार्ट होता है ना अपना, उसका जो बीच वाला स्तर होता है उसमें, हृदय के मध्य स्तर में पाई जाती है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पढ़ रहे हैं अपन, ये संख्या हो गई है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किसमें, नॉर्मल सामान्य कोशिका में कितनी पाई जाती है? न्यूनतम संख्या एक होती है न्यूनतम संख्या। सर्वाधिक संख्या किस में पाई जाती है? तो न्यूनतम संख्या पाई जाती है आपकी, देखो सबसे पहले देखो सामान्य कोशिका में, देखो एक नॉर्मल कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? 1000 से 1600 के बीच होती है ना, 1000 से 1600 के बीच। न्यूनतम संख्या इसमें पाई जाएगी, किसमें? स्पोरोजोइट में। न्यूनतम संख्या स्पोरोजोइट में पाई जाती है। जो प्लाज्मोडियम होता है उसकी संक्रमण अवस्था होती है। मादा एनोफिलीज मच्छर में होता है वो प्लाज्मोडियम, है ना। जब उनको मच्छर काटता है ना तो उसमें प्लाज्मोडियम होता है उसके डंक में। तो उसकी अवस्था ये संक्रमण अवस्था ये स्पोरोजोइट में पाया जाता है। मतलब आपको तो ध्यान रखना है कि एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रति कोशिका किस में पाई जाती है? तो स्पोरोजोइट में पाई जाती है ना, स्पोरोजोइट में पाई जाती है। दूसरा 50,000 से, अब सर्वाधिक संख्या किस में पाई जाएगी इसकी? ये तो न्यूनतम संख्या हो गई, ये सर्वाधिक 50,000 से 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाए जाएंगे? चेओस अमीबा में पाई जाएंगी, है ना। इससे ज़्यादा ये संख्या है, सर्वाधिक ये आएगी, है ना। पर ये अमीबा की एक जाति है, चेओस अमीबा उसका नाम है ना, अमीबा की एक जाति है। 5 लाख से ये सर्वाधिक संख्या यहाँ पे मिलेगी इसकी अपन को। 5 लाख से 10 लाख माइटोकॉन्ड्रिया प्रति कोशिका है ना। प्रति कोशिका मतलब एक कोशिका में 5 लाख से 10 लाख माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे। किस में पाई जाएंगी? पक्षियों की उड़न पेशी में या उड्डयन पेशी में, क्योंकि उनको तो ऊर्जा चाहिए ना उड़ने के लिए, उनके पंखों को ऊर्जा चाहिए,
वो ना उड़ ही नहीं पाएंगे, उनमें ताकत नहीं होगी, तो ऊर्जा नहीं होगी तो ताकत नहीं होगी, तो कहाँ से उड़ेंगे, थक जाएंगे, उनको थकान आ जाएगी जल्दी, तो उनमें पाई जाएगी। इसके अलावा हृदय के मध्य स्तर में भी पाई जाती है ना। हृदय के 3 स्तर होते हैं, उनमें सबसे बाहर वाला स्तर, अंदर बीच वाला स्तर और अंदर वाला स्तर। तो सबसे ये हृदय के मध्य स्तर में पाई जाती है, मिडिल लेयर, मिडिल इसमें स्तर में पाई जाती है ना। तो आप इसको ये समझ लो। अब चित्र बना लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, है ना। ये हो गया इसका आपका संख्या हो गई, संख्या हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की। अब आगे इसकी संरचना, टॉपिक डालो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में ये है, चित्र बनाएंगे पहले, है ना, चित्र बना लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में ये है कि एक तो अपन ने पढ़ा इसका डीएनए होता है, 2 झिल्ली युक्त कोशिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया, अपन ने पढ़ रखा है, 2 झिल्लियाँ पाई जाती है इसके ऊपर, है ना। अब मैं इसके चित्र वैसे 2 टाइप से बन सकते हैं, है ना। अपन को तो कंपटीशन के हिसाब से बनाना है तो रफली बनाएंगे, कोई वो नहीं है भाई स्पेशली अपन को इसको सजाना है, इससे नंबर लेने, अपन को तो केवल समझने के लिए, है ना। तो समझते हैं। है ना, छोटा मोटा बन गया हो तभी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बाहरी झिल्ली है, ये बाहरी झिल्ली, है ना। ये तो बाहरी झिल्ली है। ये ऐसे ही, इसका कोई नाम नहीं है, ये मटेरियल है, बेकार का मटेरियल जो इसके साथ आ जाता है। मतलब क्रॉस करना है इसको तो अपन को। ये है, ये बेकार की चीज़ है ना। बाकी संरचना मेन ये है, बाहरी झिल्ली ये है ना, ये बाहरी झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया की। तो इसको लिख दे के अपन बाहरी झिल्ली, है ना। इंग्लिश में लिखेंगे तो आउटर मेम्ब्रेन, इंग्लिश में लिखते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, है ना, आउटर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर भी झिल्ली पाई जाती है। देखो 2 झिल्लियों का आवरण होता है इसमें, तो इसके अंदर भी झिल्ली पाई जाती है। तो इसके अंदर जो झिल्ली है ना, ये उंगली समान संरचना बना लेती है, ऐसे ऐसे। कहीं पे छोटा मोटा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कहीं ये उंगली छोटी मोटी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को तो समझना है।
मेरे वैसे भी चित्र अच्छे नहीं आते मेरे से, तो अपन को तो केवल समझना है ना। तो ये इनको बोलते हैं अपन क्रिस्टी। ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली सरफेस है ना, ये उंगलियों के समान, उंगली जैसे नज़र आ रही है ना, ऐसी उंगली नज़र आ रही, तो ये उंगलियों के समान संरचना बनाती है ना। इनको क्रिस्टी बोलते हैं। तो पहले तो ये बाहरी झिल्ली है, बाहर की तरफ 2 झिल्लियाँ पाई जाती है इसमें। बाहर की तरफ पाई जाने वाली बाहरी झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन, इसके भीतर ये पाई जाती है ना झिल्ली, इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली, अंदर वाली झिल्ली को आंतरिक झिल्ली, या यूँ इंग्लिश में बोलेंगे तो इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन। अब दोनों झिल्लियों के बीच जो स्पेस मिलता है, ये दोनों झिल्लियाँ हैं ना, इन दोनों झिल्लियों के बीच में खाली जगह दिख रही है आपको, तो उसको बोलते हैं पैरामाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश, पैरामाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। दोनों झिल्लियों के बीच जो जगह होती है, अवकाश होता है, स्पेस होता है, उसको बोलते हैं पैरामाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश या स्पेस। इस जगह को बोलेंगे अपन पैरामाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश। अवकाश बोल दो चाहे स्पेस बोल दो, स्पेस, पैरामाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या अवकाश है ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक द्रव भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, इस पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में लिक्विड भरा होता है ना, लिक्विड भरा होता है इसमें, पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में लिक्विड भरा होता है, द्रव भरा होता है। उस द्रव को बोलते हैं अपन, इस द्रव को बोलते हैं अपन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, MATRX, मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स। इसमें अंदर जो द्रव भरा होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया का द्रव कहलाता है, उसको कहलाता है मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसके अंदर और क्या संरचना पाई जाती है, इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S राइबोसोम। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम मिलता है ना, 70S राइबोसोम मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S ये अवसादन इकाई है, इनकी इकाई है इसकी, मतलब अवसादन इकाई होती है ना। 70S राइबोसोम, आप तो यहाँ ऐसे लिख लो डायरेक्ट, 70S राइबोसोम है ना। इसके बाद इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, खुद का डीएनए पाया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं, इसके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है। ऐसे वृत्ताकार डीएनए होता है, वृत्ताकार होता है, नग्न होता है और द्विरज्जुक होता है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड होता है, द्विरज्जुकी होता है ना। तो ये लिखेंगे अपन सब पॉइंट, पहले आप समझ लो इसमें, ये माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल, डायरेक्ट डीएनए लिख लो आप तो, चलो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लिख लो, अरे साफ नहीं आ रहा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसको बोलते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ना। मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें क्या है, क्रेब्स चक्र की कहाँ पे संपन्न होता है, तो क्रेब्स चक्र इसी में संपन्न होता है, जिसमें मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र कहाँ पे संपन्न होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है, क्योंकि इसमें क्रेब्स चक्र के एंजाइम पाए जाते हैं
है ना। तो क्रेब्स चक्कर के एंजाइम कहाँ पे पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के इस मैट्रिक्स में, है ना, इस द्रव में। मतलब कोशिका के 70% एंजाइम है ना माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। और इस जो आंतरिक झिल्ली है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के एक तो बाहरी झिल्ली पाई जाती है, एक आंतरिक झिल्ली पाई जाती है। दोनों झिल्लियों के बीच स्पेस पाया जाता है, ये भी लिख लिया आपने। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है ना, इसमें उंगली समान, उंगली की तरह ये उभार पाए जा रहे हैं, उंगली के समान, उंगली नुमा उभार पाए जा रहे हैं, ऐसे उंगली के समान। तो इनको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या नाम है इनका? क्रिस्टी। क्रिस्टी, क्रिस्टी, इस इंग्लिश में लिख लेता हूँ, क्रिस टी। थोड़ी स्पेलिंग गलती हो रही है कहीं ना कहीं। क्रिस्टी यही होगी शायद, है ना, क्रिस्टी। स्पेलिंग चेक कर लेना, श्योर नहीं हूँ, लेकिन हिंदी में तो क्या ऐसे आएगा, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है वो अंतर्वलित होकर, मुड़कर, अंतर्वलित होकर या मुड़कर किस उंगली के समान उभार बनाती है ना, जिसको बोलते हैं क्रिस्टी। अब इस क्रिस्टी के ऊपर क्या पाए जाते हैं? देखो क्रिस्टी है ना, इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं? ये टेनिस का रैकेट लग रहा है ना आपको, टेनिस के रैकेट के समान संरचनाएं पाई जाती है। टेनिस के रैकेट के समान संरचनाएं पाई जाती है, बना लो कैसे भी। हाँ, टेनिस के रैकेट के समान संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है? पहले इसको बना लेते हैं। टेनिस के रैकेट समान संरचना पाई जाती है, इसको बोलते हैं अपन, प्रत्येक इस पे पाई जाएगी टेनिस की रैकेट की समान संरचना, बहुत सारी है। तो टेनिस के रैकेट की समान संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह पर टेनिस के रैकेट के समान संरचना पाई जाती है। प्रत्येक किस्टी पे बना दोगे आप इसको, है ना, यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे बना लो। टेनिस के रैकेट के समान संरचना पाई जा रही है। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अपन F1 F0 कण। F1 कण बोल दो या F1 F0 कण बोल दो, एक ही बात है। F1 कण, F1 कण, इनको बोलते हैं अपन F1 कण, है ना। F1 F0 या F1 F0 कण, एक ही बात है। F1 कण बोलो चाहे F1 F0 कण बोलो, एक ही बात है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़ जाती है, उंगली के समान उभार बनाती है, इनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। अब इस क्रिस्टी के ऊपर टेनिस के रैकेट के समान संरचनाएं पाई जाती है, टेनिस के रैकेट के समान कण पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अपन F1 कण, है ना। अब F1 कण की खोज की थी F नाम से, उसका भी नाम F आता है, जिस F नाम से चालू होता है, जिसने F1 कण की खोज की थी, है ना। तो आप तो पहले संरचना समझ लो, फिर क्रिस्टी की संरचना खोज किसने की, और F1 कणों के बारे में किन्होंने बताया, किसने खोज की, ये भी लिख लेंगे अपन। पहले आप एक बार फिर से संरचना समझ लो इसकी। देखो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, मतलब इसके ऊपर दो झिल्लियाँ पाई जाएगी, एक तो बाहर की झिल्ली, एक अंदर की झिल्ली, है ना। तो बाहर की झिल्ली है ना, इसको बोलते हैं बाहरी, आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली, है ना, आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर वाली झिल्ली होती है, उसको बोलते हैं आंतरिक झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन, है ना। इन दोनों झिल्लियों के बीच में अवकाश पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है, उसको बोलते हैं पैरामाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, अवकाश, पैरामाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश। माइटोकॉन्ड्रिया में द्रव भरा होता है, पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में द्रव भरा होता है, द्रव भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, है ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में, इस माइटोकॉन्ड्रिया के द्रव में, है ना। इस पूरे द्रव में, इस मैट्रिक्स में क्या पाए जाते हैं?
37 राइबोसोम पाई जाएंगी। इसके अलावा डीएनए पाया जाएगा। कौन सा डीएनए होता है? ये वृत्ताकार होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, मतलब द्विरज्जुकीय लिखेंगे अपन, होता है और नग्न होता है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान, सेम प्रोकैरियोटिक जैसा कोशिका जैसा डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा इस माइटोकॉन्ड्रिया में, मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र संपन्न होता है ना। इसके अलावा क्योंकि क्रेब्स चक्र के एंजाइम इसी में पाए जाते हैं, है ना, तो कोशिका के 70% एंजाइम इसी में पाए जाएंगे, है ना। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक सतह है ना, ये मुड़ जाएगी, उंगलियों के समान उभार बनाएगी, है ना, उंगलियों के समान उभार बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, है ना, क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। अब इन क्रिस्टी के ऊपर टेनिस की रैकेट की तरह समान संरचना लिखी हुई है। टेनिस के रैकेट लग रहे हैं अपन को, है ना, तो टेनिस के रैकेट की समान संरचना पाई जाती है, कण पाए जाते हैं इन क्रिस्टी के ऊपर, जिनको बोलते हैं F1 कण या F1 F0 कण, है ना, या ऑक्सीसोम भी बोलते हैं इनको। तो एक ही बात है, आप तो F1 कण ध्यान रखना, है ना। तो ये इस माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का नामांकित चित्र है। अब आप इसको बना लो कॉपी में, ताकि अपन इसकी थ्योरी लिखते हैं, है ना। बनाओ। देखो, संरचना चल रही थी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में लिखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखते हैं अपन, है ना, पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। आपको इसको पढ़ना है, अच्छी तरह समझना है, लिखो इसमें। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, मतलब इसके ऊपर 2 झिल्लियाँ पाई जाएगी, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके ऊपर 2 झिल्लियाँ पाई जाएगी, एक तो बाहर जो पाई जाती है उसको बाहरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर जो पाई जाएगी उसको आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। तो लिखो, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, है ना, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अगला पॉइंट, बाहर स्थित झिल्ली को देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है ना। बाहर स्थित झिल्ली को स्थित झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, है ना। बाहर स्थित झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन, है ना, और मेम्ब्रेन, और अंदर स्थित झिल्ली को अंदर स्थित झिल्ली को क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन कहते हैं,
है ना। इसकी देखो बाहर स्थित झिल्ली को तो आउटर मेम्ब्रेन बोल दिया, बाहरी झिल्ली बोल दिया। अंदर की तरफ जो झिल्ली है, अंदर की स्थित झिल्ली है, उसको आंतरिक झिल्ली बोल दिया, इनर मेम्ब्रेन बोल दिया। ये तो सिंपल सा पॉइंट है। माइटोकॉन्ड्रिया की नहीं, डायरेक्ट लिख लो, आंतरिक झिल्ली मुड़कर, चलो इसको छोड़ो, डायरेक्ट लिखो, दोनों झिल्लियों के मध्य, दोनों देखो बाहर स्थित झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन, अंदर स्थित झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब दोनों झिल्लियों के मध्य जो अवकाश पाया जाता है ना, स्पेस पाया जाता है ना, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश। तो इसको लिखते हैं, दोनों झिल्लियों के मध्य स्थित दोनों झिल्लियों के मध्य अवकाश पाया जाता है। दोनों झिल्लियों के मध्य खाली जगह पाई जाती है। अरे, दोनों झिल्लियों के मध्य खाली स्थान पाया जाता है। खाली स्थान उपस्थित होता है। जिसे क्या बोलते हैं, पैरामाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश। पैरामाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहते हैं, है ना। दोनों झिल्लियों के मध्य जो अवकाश पाया जाएगा, जो स्पेस पाया जाएगा, उसको पैरामाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहते हैं, मतलब स्पेस कहते हैं, स्पेस, है ना। इसमें क्या पाया जाता है, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल को एंजाइम ए पाया जाता है। एसिटाइल को एंजाइम ए पाया जाता है, जिसमें एसिटाइल को एंजाइम ए, को एंजाइम ए है इसका मतलब, है ना। को एंजाइम ए ऐसे लिखते हैं इसको ऐसे लिखते हैं, लिखने में तो पहले इसको आपको समझाने के लिए, को एंजाइम ए पाया जाता है ना। इसमें एसिटाइल को एंजाइम ए पाया जाता है, जिसके कारण एसिटाइल को एंजाइम में पाया जाता है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके कारण मतलब ये एंजाइम क्या होता है, यह एंजाइम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण करता है ना, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण करता है। तो यह एंजाइम क्या करता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण करता है, फास्फोरिलीकरण, है ना, करता है, फास्फोरिलीकरण करता है। मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, है ना, या ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण कहाँ पे होता है, तो ये होता है पैरामाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश में। इस पैरामाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश में होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य करता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण का भी कार्य करता है ना। ऑक्सीडेटिव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन, है ना, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन।
फास्फोराइलेशन मतलब ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण करता है। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण ये घटना कहाँ पे होती है? ये होती है पैरामाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश में होती है। क्यों, कैसे होती है, क्यों होती है, कौन करता है इसको? क्योंकि इन दोनों इस पैरामाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश में ना एसिटाइल कोएंजाइम ए पाया जाता है। ये ऐसे लिखा आएगा एग्जाम में। आप तो ध्यान रखना कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण किसका काम है? माइटोकॉन्ड्रिया का, है ना। और ये कहाँ पे संपन्न होती है क्रिया? माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश में। कौन सा कोशिकांग ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण का कार्य करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। अगला लिखो, अगला पॉइंट, आंतरिक झिल्ली। इसकी आंतरिक झिल्ली अंतर्वलित हो जाती है, टेनिस की रैकेट समान संरचना बनाती है ना। आंतरिक झिल्ली अंतर्वलित हो जाती है और उंगलियों की समान संरचना बनाती है, जिन्हें बोलते हैं क्रिस्टी, है ना। तो देखो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली अंतर्वलित होकर मतलब इन्वोल्यूशन, है ना, इन्वेजिनेशन अंतर्वलन, है ना, मुड़कर फोल्ड होकर अंतर्वलित होकर क्या बनाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली अंतर्वलित होकर उंगली के समान उंगली के समान, अंगुली या उंगली एक ही बात है, अंगुली, है ना, उंगली के समान संरचना बनाती है। उंगली के समान संरचना बनाती है। उंगली के समान संरचना बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे क्रिस्टी कहते हैं। है ना। अब इन क्रिस्टी अपने संरचना में पढ़ा है, क्रिस्टी कहते हैं। अब उन क्रिस्टी की सतह पर क्या पाए जाते हैं? टेनिस की रैकेट समान संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? F1 कण बोलते हैं, है ना। तो ये भी लिख लेते हैं। इन क्रिस्टी के बारे में, क्रिस्टी की खोज किसने की थी? पेलाडे ने, है ना, पेलाडे ने। इन क्रिस्टी की खोज, पेलाडे एक वैज्ञानिक था, उसने खोज की थी इसकी। इन क्रिस्टी की खोज पेलाडे ने की। इन क्रिस्टी की खोज पेलाडे ने की। पेलाडे की स्पेलिंग है PELADE, पेलाडे, है ना, पेलाडे ने की। अगला पॉइंट, क्रिस्टी के बारे में पढ़ लिया। क्रिस्टी की सतह पर टेनिस के रैकेट समान संरचनाएं पाई जाती है। टेनिस के रैकेट होते हैं ना, टेनिस के रैकेट समान संरचनाएं, समान कण, टेनिस की रैकेट समान कण पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? जिन्हें F1 कण कहते हैं। F1 या F0, F1 कण या F1 F0 कण, है ना, एक ही बात है। F1 F0 कण एक ही बात है। इनकी खोज की थी फर्नांडिस मोरेन ने। इनकी खोज F1 कण की खोज फर्नांडिस
फर्नांडिस मोरेन, मोरेने की। फर्नांडिस मोरेन की स्पेलिंग है, फर्नांडिस मोरेन की स्पेलिंग फर्नांडिस जेडे मोरेन, मोरेन शायद ई भी आएगा, छोड़ो आप तो, है ना, इसने की, फर्नांडिस मोरेन ने की। मतलब क्रिस्टी की सतह पर टेनिस की रैकेट समान संरचनाएं पाई जाती है ना, उनको बोलते हैं अपन F1 कण। अब इन F1 कणों की खोज की थी फर्नांडिस मोरेन ने। F नाम आता है ना इसका, F से स्पेलिंग चालू होती है, F, ये देख लो F से स्पेलिंग चालू हो रही इसकी, तो F मोरेन बोलो चाहे फर्नांडिस मोरेन बोलो, है ना। F के नाम पे ही इसने F1 कण रख दिया नाम, इस F के नाम पे F1 कण नाम रख दिया इसने, क्योंकि इसके नाम की स्पेलिंग में ना F से चालू हो रही, F आ रहा है ना। अब F1 कणों पर, F1 कणों पर ETS चक्र संपन्न होता है, ETS चक्र या इलेक्ट्रॉन, चलो F1 कणों पर इस ETS चक्र बाद में लिखना। F1 कणों पर एक और चीज़ पाई जाती है, एक एंजाइम पाया जाता है पहले, है ना। F1 कणों पर एटीपेज एंजाइम पाया जाता है, एटीपेज एंजाइम, एटीपेज एंजाइम मतलब इस पर इंग्लिश में बोलेंगे इसको ATP, ASE लगा दो पीछे, ATP लिखे ASE, एटीपेज एंजाइम, एंजाइम, है ना, एटीपेज एंजाइम पाया जाता है। हेड पर, है ना। इसके अलावा F1 कणों में ETS चक्र संपन्न होता है, ETS चक्र, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण चक्र, है ना। यह इसका एक और नाम है, फुल फॉर्म इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साइकिल, है ना। ETS तंत्र, तंत्र आएगा, जब मैं सोचूं मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण सिस्टम, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण सिस्टम, है ना, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र। इन ETS जो F1 कण है ना, उन पर ETS चक्र होता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र होता है, मतलब ATP का निर्माण होता है इससे। ATP मतलब ऊर्जा के पैकेट, ऊर्जा बनती है, तंत्र संपन्न होता है ना। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, है ना। तो अभी तो इतना ही उतार लो, बाकी फिर अपन लिखते हैं आगे, है ना। तो F1 कणों पर ETS चक्र या इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र, है ना, ये संपन्न होता है ना। तो इसके फलस्वरूप ऊर्जा मिलती है। अब एक बार इसको फिर से समझ लो, इसकी दोस्त देखो, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। दोहरी झिल्ली युक्त का मतलब एक तो बाहर झिल्ली पाई जाएगी, एक अंदर झिल्ली पाई जाएगी, ये अपन ने चित्र में बना लिया, है ना। तो बाहर झिल्ली पाई जाती है, उसको बाहर की झिल्ली को बोलते हैं अपन आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर झिल्ली पाई जा रही है अंदर की तरफ, उसको बोलते हैं अपन इनर मेम्ब्रेन। अंदर स्थित झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब दोनों झिल्लियों के बीच एक खाली जगह पाई जाएगी, है ना, खाली स्थान पाया जाएगा, उसको बोलते हैं अपन पैरामाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश, पैरामाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या पैरामाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश बोलते हैं, है ना। अब इस पैरामाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश में क्या पाया जाता है, उन दोनों झिल्लियों के बीच जो अवकाश पाया जाता है
उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है एसिटाइल को एंजाइम ए। एसिटाइल को एंजाइम ए, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे आएगा आपके एग्जाम में, एसिटाइल, एसिटाइल, एसिटाइल को एंजाइम ए। ये तो आपको समझने के लिए लिख दिया, को एंजाइम, हाँ, पाया जाता है। ये क्या काम करता है? एसिटाइल को एंजाइम, ये काम करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण करता है ये, मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करता है ये, है ना, मतलब वायवीय शोषण, वायवीय शोषण, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन, है ना, वायवीय शोषण का काम करता है ये। जो पायरुविक अम्ल, आप श्वसन में पढ़ोगे इसको, श्वसन क्रिया के अंदर आता है ये, एक स्टेप आती है उसमें, पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण, पायरुविक अम्ल होता है ना, पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण वो करता है ये, मतलब भोजन का ऑक्सीकरण करता है ये, वायवीय ऑक्सीकरण करता है, श्वसन करता है ये मान लो आप। तो श्वसन कहाँ पे होता है? अपने मेन श्वसन का कहाँ पे होता है शरीर में? शरीर में मेन श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। फेफड़ों में केवल आदान प्रदान होता है, इसमें तो इस मेन श्वसन का काम कहाँ होता है? श्वसन क्रिया हमारे शरीर में कहाँ पे संपन्न होती है? तो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। श्वसन क्रिया हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ना कि फेफड़ों में, है ना। तो ये एंजाइम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण का फॉस्फोरिलीकरण करता है ना। मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण किस अंग में पाया जाता है, किस अंग में होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली अंतर्वलित हो जाएगी, मुड़ जाएगी, है ना, इन्वोल्यूट हो जाएगी, अंतर्वलित हो जाएगी और उंगली की समान संरचनाएं बनाती है ना, ऐसे उंगली की समान संरचनाएं बनाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी। अभी इन क्रिस्टी की सतह पर भी, है ना, इन क्रिस्टी की खोज किसने की? इन क्रिस्टी की खोज की थी पेलाडे ने, है ना, पेलाडे ने सर्वप्रथम इनके बारे में बताया। इसके बाद क्रिस्टी की सतह पर क्या पाए जाते हैं? क्रिस्टी की सतह पर टेनिस के रैकेट समान कण पाए जाते हैं। टेनिस का बल्ला देखा आपने, रैकेट देखा है? तो वो टेनिस का रैकेट ऐसे ही तो होता है वो, है ना, टेनिस की रैकेट समान कण पाए जाते हैं। ये क्रिस्टी मान लो, खैर छोड़ो, है ना। तो उसमें टेनिस की रैकेट समान कण पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं F1 कण बोलते हैं, या F1 F0 कण बोलते हैं, है ना। F1 कण की खोज किसने की थी? फर्नांडिस मोरे ने की F1 कण की खोज। उन टेनिस की रैकेट की खोज की थी, मतलब किसने? फर्नांडिस मोरे ने। अब F1 कणों पर क्या पाया जाता है? एटीपेज एंजाइम पाया जाता है, एटीपेज एंजाइम पाया जाता है ना, एटीपेज एंजाइम। F1 कणों में ETS चक्र संपन्न होता है, इसकी सहायता से ETS चक्र संपन्न होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम संपन्न होता है। जैसे ये क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी, है ना, तो ये हेड है इसका और ये टेल है, तो है ना, ये मतलब है ना, इस पे होगा ETS चक्र, एटीपेज एंजाइम इस पे पाया जाएगा, है ना, और ETS चक्र भी इसी पे संपन्न होगा, है ना, एटीपेज एंजाइम और ETS चक्र इसी पे संपन्न होगा। तो इसको आप बना लो, है ना, एटीपी, इसको बोलेंगे F1 कण, F1 बोलेंगे, और इसको बोलेंगे F0, इस पूरी को, नीचे वाली को, है ना, F1 उसको बोलेंगे। तो आप बना लो इसको कॉपी में, बाकी फिर आगे लिखते हैं, अभी बहुत सारा है। उतार लो, मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको। देखिए, तो अपने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना चल रही है, और माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पे अपन ने पढ़ लिया था, F1 कण तक पढ़ लिया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या क्या चीज़ें पाई जाती है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक द्रव भरा होता है ना, एक लिक्विड भरा होता है, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, है ना। उस मैट्रिक्स में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, ये अपन को पढ़ना है ना। तो लिखिए, आप पढ़िए, समझिए। संरचना चल रही थी अपनी माइटोकॉन्ड्रिया में
एक द्रव भरा होता है, एक द्रव भरा, एक द्रव भरा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स बोल दो या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोल दो, एक ही बात है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। इस मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया में एक द्रव भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र के एंजाइम पाए जाते हैं, है ना, या नहीं लिख लो आप, निम्न संरचनाएं पाई जाती है इस मैट्रिक्स में। अगला पॉइंट, इस मैट्रिक्स में निम्न संरचनाएं पाई जाती है, निम्न संरचनाएं पाई जाती है। निम्न संरचनाएं पाई जाती है। मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाता था अपन ने देख लिया, है ना, बस अपन केवल लिख रहे हैं, समझ तो वहीं पे लिया अपन ने। इसमें पाई जाती है, एक तो डीएनए पाया जाता है, एक राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम, है ना। इसके अलावा इसमें क्रेब्स चक्र के एंजाइम पाए जाते हैं, है ना। तो क्रेब्स चक्र होता है एक, तो क्रेब्स चक्र के एंजाइम पाए जाते हैं, है ना। तो वो ये निम्न संरचनाएं पाई जाती है, मतलब, है ना। जिस वजह से क्या है, इसमें कोशिका के 70% एंजाइम यहीं पे पाए जाते हैं, है ना। तो ये लिख लो, इसमें निम्न संरचनाएं पाई जाती है। पहला लिखो डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक तो डीएनए पाया जाएगा। कैसा डीएनए होता है? वृत्ताकार होता है, नग्न होता है और द्विरंजुकीय होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, द्विरंजुकीय। मतलब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में एक द्विरज्जुकीय मतलब इसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड, डबल फॉइल होगी उसकी, है ना। दो हो गए वो, डबल फॉइल, दो रज्जुक होंगे, दो स्ट्रेन होगी उसकी, है ना। डबल स्ट्रैंडेड द्विरज्जुकीय नग्न। नग्न का मतलब है विदाउट स्टोन, है ना। नग्न मतलब विदाउट स्टोन, बिना स्टोन के, है ना। नग्न, द्विरज्जुकीय, नग्न और वृत्ताकार, सर्कुलर, वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है। यह कोशिका द्रव्य वंशानुगति प्रदर्शित करता है, कोशिका द्रव्य वंशानुगति प्रदर्शित करता है। लिखो इसमें, यह कोशिका द्रव्य वंशानुगति प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, है ना। वंशानुगति मतलब माता पिता से बच्चों में, है ना, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसको वंशानुगति बोलते हैं, है ना। तो ये कोशिका द्रव्य वंशानुगति प्रदर्शित करता है। दूसरा इसमें राइबोसोम, 70S राइबोसोम, राइबोसोम। इसमें लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, या माइटोकॉन्ड्रिया में लिख लो आप, डायरेक्ट लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया में
ऐसे लिख लो आप तो डायरेक्ट 70S 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं। है ना, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। इनमें इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन संश्लेषण उपकरण पाया जाता है। संश्लेषण, चाहे तो प्रोटीन का संश्लेषण कर सकते हैं, मतलब ये है ना, प्रोटीन बना सकते हैं। कौन? राइबोसोम। इसमें प्रोटीन संश्लेषण उपकरण उपस्थित होता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन संश्लेषण उपकरण उपस्थित होता है, क्योंकि राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम क्या काम करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, भाई प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। ये तो अपन क्या है उसको पढ़ेंगे ना, राइबोसोम कोशिकांग आएगा, अपने सेल ऑर्गेनेली आएगा, तो वहाँ पे पढ़ेंगे अपन। तो ये क्या काम करते हैं? राइबोसोम 70 राइबोसोम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन संश्लेषण उपकरण उपस्थित होता है, मतलब इनमें ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कर सकते हैं चाहे तो। अगला लिखो, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र का एंजाइम पाए जाते हैं। क्रेब्स चक्र के एंजाइम पाए जाते हैं। है ना। अतः क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र कहाँ पे संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, क्योंकि ये सब मैट्रिक्स में ही तो पाया जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या उपस्थित होता है? क्रेब्स चक्र के एंजाइम पाए जाते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं? इन एंजाइम के कारण क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही संपन्न होती है ना। कोशिका के 70% एंजाइम का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है ना। लिख लो ये लाइन भी, कोशिका के 70% एंजाइमों का निर्माण कहाँ संपन्न होता है? क्रेब्स चक्र में, मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, संपन्न क्या होता है? कोशिका के 70% एंजाइमों का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। अब जमिए लाइन, मतलब कोशिका के 70% एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। दोनों बातें सही है, दोनों का मतलब ये कि कोशिका के 70% एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। दोनों बातें सही है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो,
है ना। अब देखो ये तो होगी इसकी संरचना होगी इसकी। इसको तालो आप, इसके कार्य लिख लेते हैं, 2-3 कार्य हैं, है ना। कार्य भी लिखेंगे इसको, पहले इसको तालो आप कॉपी में। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना हो गई। अब लिखेंगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या काम करता है? ऑक्सीडेटिव डिफॉस्फोरेशन का कार्य करता है ना, मतलब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का कार्य करता है। इसके अलावा एटीपी का ऊर्जा का निर्माण करता है, मतलब एटीपी का संग्रह कहाँ पे होता है? एटीपी मतलब ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट, है ना। तो पावर हाउस, तो एटीपी का संग्रह करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया पीतक का निर्माण करता है। पीतक मतलब अंडा होता है ना, तो अंडे में जो पीला पीला होता है ना, योक, पीला पीला, उसको पीतक बोलते हैं, मतलब योक बोलते हैं। तो पीतक का निर्माण भी कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ताकि उसको ज़्यादा ऊर्जा मिले, है ना। इसके अलावा शुक्राणु में जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है ना, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है, शुक्राणु का इंजन, है ना, बनाता है। तो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये लिख लेते हैं, 2-3 कार्य हैं इसके, है ना। देखो इसमें कार्य, किसके कार्य? माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। एक तो क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? पहला कार्य करता है, कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना, है ना। एटीपी का संग्रह करना, एक ही बात है, ये दोनों पॉइंट एक ही है, लेकिन अब तो अलग अलग से लिख लो। एटीपी का संग्रह करना। तीसरा है शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करना। शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करना, है ना। शुक्राणु का इंजन बनाते हैं ये, शुक्राणु का इंजन बनाते हैं, है ना। शुक्राणु की संरचना में पढ़ेंगे तो शुक्राणु का इंजन कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे, मतलब शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करेंगे। चौथा है पीतक का निर्माण करते हैं। पीतक का मतलब योग का, अंडाणु में, है ना, अंडे में, है ना। पीतक का निर्माण किसमें? अंडे में। इसके अलावा अंडे मतलब ओवम, अंडाणु बोलेंगे उसको, यहाँ पे अंडाणु में, ओवम, है ना, ओवम। अंडाणु में पीतक का निर्माण करते हैं, पीतक का निर्माण करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण करता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण करता है, करना, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण करना, है ना। इसके अलावा एक और इसका कार्य है, ये काम करता है, देखो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण हो गया, है ना। ईटीएस चक्र भी इसमें संपन्न होगा, ये भी लिख सकते हैं अपन, है ना। मतलब एटीपी का निर्माण होगा ईटीएस चक्र के थ्रू, है ना। इसके अलावा ये क्रेब्स चक्र की का स्थल होता है, क्रेब्स चक्र का स्थल, क्रेब्स चक्र का स्थल है ना, कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये 6 कार्य हो गए इसके, 5-6 कार्य जो भी है। कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, ये क्या क्या कार्य है फिर से समझ लेते हैं। कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना, एटीपी का संग्रह करना, है ना, एटीपी का संग्रह करना। इसके अलावा शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है, ये शुक्राणु का इंजन बनाता है ना। इसके अलावा पीतक का निर्माण करता है, मतलब अंडाणु में जो अंडा होता है, अंडाणु होता है, उसमें जो पीला पीला होता है ना, वो पीतक होता है। तो अंडाणु में पीतक का निर्माण, योग का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसके अलावा ये इसका ध्यान रखना आप,
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है ना। केवल है ना अपवाद एक एंजाइम, अपवाद नोट लिखो, एक एंजाइम है सक्सिनिज डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। यह एंजाइम पैरामाइटोकॉन्ड्रियल, यह एंजाइम आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है। यह एंजाइम आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है। यह एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है। में पाया जाता है। बाकी सब मैट्रिक्स में पाए जाएंगे, है ना, बाकी सब मैट्रिक्स में पाया जाएगा। एक क्रेब्स चक्र का एंजाइम है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। यह एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है। यह क्रेब्स चक्र का एंजाइम है, क्रेब्स चक्र का एंजाइम है ना। बाकी सभी मैट्रिक्स में मिलेंगे, बाकी सभी एंजाइम मैट्रिक्स में पाए जाएंगे। मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। तो देखो ये नोट है, ये अपवाद है ना। सक नोट है, एक नोट लगा लेना आप। सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब अपन ने लिखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब्स चक्र के सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। क्रेब्स चक्र के सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। लेकिन एक एंजाइम ऐसा है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता, आंतरिक झिल्ली में पाया जाएगा, है ना, इनर मेम्ब्रेन में पाया जाएगा। तो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज यह एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है। यह क्रेब्स चक्र का एंजाइम है, बाकी सभी एंजाइम मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, है ना। तो ये इसके कार्य, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण का ध्यान रखना, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ना। तो ये श्वसन प्रक्रिया काम करता है, ये श्वसन का काम है ना। तो ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो इसको बना लो आप कॉपी, उसको उतार लो कॉपी में। उसको मिटा रहा हूँ मैं, है ना।